Hello dear, welcome to Castle Campus. Today in this lecture we will be going to start fluid mechanics subject of our syllabus. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किस लिए पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इट इज़ ए साइंस विच डील्स द फ्लूइड्स, दैट इज़ फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड और गैसेस, दोनों इसमें काउंट होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। फ्लूइड मीन्स डायरेक्ट अगर आप समझते हो अपने दिमाग से तो लिक्विड सिर्फ समझ में आता है कि फ्लूइड मतलब लिक्विड होता होगा, लेकिन फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड और गैसेस बोथ, इन रेस्ट और इन मोशन। मतलब जब गैसेस और जो लिक्विड्स हैं यानी कि दोनों मिला के फ्लूइड्स हुआ, तो जो जब रेस्ट में है और मोशन में उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। जब रेस्ट वाली कंडीशंस को स्टडी करेंगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाएगा, और जब मोशन वाली को करेंगे तो मोशन वाले में दो पार्ट डिवाइडेड है। जब कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करेंगे तो कहलाएगा डायनेमिक्स, और कॉज ऑफ मोशन को नहीं सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे तो कहलाएगा काइनेमैटिक्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। नाउ फ्लूइड्स के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो फ्लूइड्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको कंसेप्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा, जो कि आप सोम के अंदर अधिकांश पढ़ते हो, लेकिन यहाँ भी आप एक बार देख लो, कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। जैसे कोई भी एक हमारे पास कोई सॉलिड का रॉड है, ठीक है, एल लेंथ का, उसमें हमने कोई टेंसाइल स्ट्रेस लगा रखा है सिग्मा, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ रही है, जो डी एल आ रही है यानी डेल्टा एल। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा सोम सब्जेक्ट से, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये इवन 12th में ये वाला तो कंसेप्ट आता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ फिजिक्स में। तो जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज़ ई। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रेन अगर निकालें इस फॉर्मूले से तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में इलास्टिक कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अगर यहीं ये रिजिड बॉडी होता तो इसमें क्या होता कि इसमें जो चेंज इन लेंथ डी एल आ रहा है चेंज नहीं होता। रिजिड बॉडी होता तो डी एल की वैल्यू 0 होती, जो ओरिजिनल लेंथ था वहीं फाइनल लेंथ भी रहता आफ्टर अप्लाइंग द टेंसाइल स्ट्रेस, डेट इज सिग्मा। तो स्ट्रेस की कुछ ना कुछ तो हम तो सिग्मा लगाते हैं, लेकिन उससे लेंथ में चेंज 0 आता तो हमारे पास जो स्ट्रेन है वो क्या होता? 0 आ जाता। ठीक है, और जब स्ट्रेन 0 आ जाता तो आपको एक चीज़ पता है इस फॉर्मूले से, इलास्टिक कांस्टेंट आपको क्या होगा? सिग्मा अपॉन में स्ट्रेन, और नीचे ये 0 है तो कोई भी समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जो इलास्टिक कांस्टेंट ई की वैल्यू होती, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो जब रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है? स्ट्रेस तो कुछ लगाएंगे लेकिन स्ट्रेन 0 होता है, और ई की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है। और कुछ आपको आप देखते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट तक लाइक दैट एक, उसके बाद से इलास्टिक लिमिट तक रीच हो जाता है जो बॉडी, इलास्टिक कर्व जो देखते हैं, उसके बाद से इसमें अपर एल्डिंग पॉइंट, लोअर एल्डिंग पॉइंट, उसके बाद से फिर जाके फाइनल फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो यहाँ पे कुछ लोअर एल्डिंग पॉइंट होगा, इधर अपर एल्डिंग पॉइंट होगा, इधर फ्रैक्चर पॉइंट होगा, इसी में कहीं नेकिंग भी होगा बीच में। तो ये वाला आप ग्राफ आपने देखा होगा जब सोम पढ़ा होगा। अगर सोम नहीं तो फिजिक्स में भी आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो जब सोम पढ़ेंगे उसमें भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं किस लिए बताया रिजिड बॉडी का और सॉलिड का, ताकि इसके बाद फ्लूइड का पता चल सके। फ्लूइड में ये टेंसाइल स्ट्रेस जो है लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा कि शियर स्ट्रेस लगेगा। आपके पास कितने टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं? मेनली तो 2 ही टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, पहला नॉर्मल और दूसरा शियर। नॉर्मल में टेंसाइल कंप्रेसिव आता है, शियर में ट्विस्टिंग और शियर आता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे कंपेयर एक पढ़ते हैं। आपको एक चीज़ वहाँ से पता, आप एक चीज़ सोच सकते हो कि आप अगर किसी भी ग्लास में आप वाटर फिल कर लो और उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगाते रहो, क्या पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा?
कभी नहीं आएगा, उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस तो कैंसिल आउट हो गया, यानी अब हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस एक तरीके से कैंसिल आउट हुआ, जिसमें कि कंप्रेसिव अभी बाकी है, जो कि आगे अभी इसी लेक्चर में देखेंगे। उसके पहले शियर स्ट्रेसेस देखते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में किस तरह से एक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सॉलिड के लिए ले रखा है डायग्राम और ये है लिक्विड्स के लिए। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि सॉलिड पे जब शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी जो एक सरफेस होती है वो टिल्ट हो जाती है इन रिस्पेक्ट टू अदर सरफेस। जैसे आपको 12th में ये बहुत बार फेमस एग्जांपल है मैच बॉक्स का। मैच बॉक्स ले लेते हैं जनरली जो टीचर्स होते हैं, और फिर उसकी नीचे वाली सरफेस पे अपना हाथ रख लेते हैं, उसको रोक लेते हैं और दूसरे हाथ से ऊपर वाले सरफेस को टिल्ट करते हैं। तो कुछ टिल्ट करके इस तरीके से वो जो है सरफेस आ जाता है, पहले जो सरफेस सीधा रहता है। ठीक है, तो ये जो बताते हैं कि जितना टिल्ट हुआ ये शियर स्ट्रेन है, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, और जो ऊपर हमने लगाया वो शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेन के फॉर सॉलिड्स, और इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी आ जाएगा, जिसको कि रिजिडिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। नाउ टाउ इज इक्वल टू जी इंटू फाई हो जाएगा, जी की वैल्यू निकालेंगे टाउ बाई फाई, यानी शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, रिजिडिटी कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। बट फॉर फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैसेस के लिए क्या होगा, तो फ्लूइड्स के लिए भी आप अगर इसके ऊपर वाले सरफेस पे टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस लगाओ तो ये इसमें कुछ टिल्ट आएगा, कितना आएगा, फाई एंगल का टिल्ट आएगा। लेकिन आप इसको कंटिन्यूअस लगाए रखो तो टाइम के साथ साथ जो फाई है वो इंक्रीज होते जाएगा। बट सॉलिड में क्या हो रहा था कि आप टाउ लगा के छोड़ दिए एक बार, तो एक बार ये टिल्ट हो गया फाई से, उसके बाद आप कितना भी देर के लिए छोड़ दो, इनफाइनाइट टाइम के लिए छोड़ दो, और टाउ की वैल्यू इंक्रीज़ ना करो, तो ये जो शियर स्ट्रेन इसमें आया है फाई वो उतना ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, कब इंक्रीज होगा, जब टाउ की आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज होगा जो शियर स्ट्रेन है। बट यहाँ पे आप टाउ की मैग्नीट्यूड सेम ही रखोगे, बस टाइम इंक्रीज होते जाएगा, उसके साथ साथ जो आपका फाई है इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मतलब शियर स्ट्रेन पर यूनिट टाइम। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, दैट इज टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन में टी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टाइम दे रखा है T1 T2 T3, मतलब अलग अलग टाइम्स के लिए, तो ये जो है शियर हुआ है पहला T1 के लिए, फिर T2 के लिए, फिर T3 के लिए, लाइक दैट, मतलब अलग अलग टाइम्स पे हमने मेजर किया है। तो आपको एक चीज़ पता चल रहा है, जो टाउ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन शियर स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टाइम, मतलब d∅/dt रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं d∅/dt को। तो जो शियर स्ट्रेस है और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होगा, नॉट कि शियर डिफॉर्मेशन के, सिर्फ रेट में इसलिए बोल रहा हूँ पर यूनिट टाइम। अब जो टाउ होगा फॉर फ्लूइड्स, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे, तो सॉलिड्स के लिए जी आ रहा था लेकिन लिक्विड्स के लिए म्यू आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू और d∅ अपॉन में dt। तो d∅ तो आपको पता है ये क्या है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। म्यू क्या है, यह है जो विस्कोसिटी। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे रेड पेन से आपको लिख रखा हूँ विस्कोसिटी। तो म्यू यहाँ पे जो है वो उस टर्म का नाम है विस्कोसिटी। तो अब विस्कोसिटी की फॉर्मूला एक तरीके से निकालें तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ अपॉन में d∅/dt, और पर यूनिट शियर स्ट्रेन निकालें, एक यूनिट शियर स्ट्रेन नहीं, शियर स्ट्रेस के लिए, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर 1 यूनिट शियर स्ट्रेस 1 हो जाएगी टाउ की। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d∅ अपॉन में dt, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा जो आपका विस्कोसिटी होगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट समझते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास कोई ये फ्लूइड 1 है जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, और कोई ये फ्लूइड 2 है जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, तो आप पहले वाले पे टाउ शियर स्ट्रेस लगा रहे हो और दूसरे पे भी टाउ शियर स्ट्रेस लगा रहे हो, कितना टाइम के लिए, 4 टाइम dt, इसमें भी 4 टाइम dt। तो पहले लिक्विड में जो
शियर स्ट्रेन जनरेट होगा वो होगा D5 1, बट दूसरे लिक्विड में जो शियर स्ट्रेन जनरेट होगा वो D5 डैश। ये हम एग्जांपल रहे D5 2 भी आप यहाँ पे ले सकते हो, तो जनरली समझने के लिए। तो अगर ऐसा कंडीशन जनरेट होता है कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी कि D5 1 अपॉन में DT फर्स्ट फ्लूइड के लिए जो आता है वो लेस होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जनरेटेड ड्यू टू द शियर स्ट्रेस टाउ इन फ्लूइड 2। तो अगर पहले वाले में जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जनरेट होगा दूसरे वाले फ्लूइड्स के रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से कम होगा, इवन आपका जो शियर स्ट्रेस है वो सेम है, तो म्यू ऑफ फ्लूइड 1 जो होगा ग्रेटर होगा म्यू ऑफ फ्लूइड 2 से, मतलब विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड 1 जो होगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड 2 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक टर्म समझ लेते हैं थोड़ी सी, विस्कोसिटी क्या होती है। जब विस्कोसिटी टॉपिक आएगी तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। बस मैं एक चीज़ बता दूँ, विस्कोसिटी ये होता है कि फ्लूइड का वो लेयर जो कि रेसिस्ट कर रहा है अपने ऊपर अपने एडजेसेंट लेयर को विद टेंजेंशियल फोर्स, मतलब मानो कि ये 2 लेयर्स हैं फ्लूइड की, तो ऊपर वाले पे हमारा जो है शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, तो इसके नीचे वाला लेयर होगा वो टेंजेंशियल फोर्स लगा के इसको रेसिस्ट करेगा आगे जाने से, तो इसी रेसिस्टेंस का नाम है विस्कोसिटी। तो जिसमें शियर स्ट्रेस कम जनरेट हो रहा है, शियर स्ट्रेस उतना ही लगने से शियर स्ट्रेन कम हो रहा है, यानी उसमें नीचे वाला जो लेयर है ज़्यादा फोर्स लगा रहा है जो टेंजेंशियल फोर्स है, तो इसमें म्यू की वैल्यू यानी विस्कोसिटी इस फ्लूइड में ज़्यादा है और इस फ्लूइड में कम है दूसरे वाले में, तभी तो इसमें स्ट्रेन ज़्यादा आ जा रहा है। तो फ्लूइडिटी तो कम है लेकिन इसकी विस्कोसिटी तो कम है लेकिन इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, मतलब फ्लो होने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, बट रेसिस्ट करने की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है, अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ से हमें एक फ्लूइडिटी का कंसेप्ट पता चलता है कि फ्लूइडिटी क्या होता है आपका, फ्लूइडिटी इज़ एबिलिटी टू फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइडिटी आपका 1/μ, मतलब जहाँ विस्कोसिटी कम होगा वहाँ फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा, जहाँ फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा वहाँ विस्कोसिटी कम होगा। तो ये जो फ्लूइडिटी टर्म है ये हम पढ़ेंगे जब वेल्डिंग वाला सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट इसका, बिकॉज वहाँ पे आपको फ्लूइडिटी के बारे में भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है फ्लूइडिटी चेक कैसे करते हैं। वहाँ पे एक स्पाइरल फ्लूइडिटी के लिए एक स्पाइरल शेप बनाते हैं और उसमें जो है यहाँ से जो पाइप जैसा स्पाइरल शेप रहता है, तो यहाँ से लिक्विड जो है डालते हैं, पॉर करते हैं और उसके बाद से जहाँ तक ये फ्लो होते हुए जाता है फिर रुक जाता है, तो इसकी उससे फ्लूइडिटी लेवल पता चलती है। सपोज कोई फ्लूइड 1 है यहाँ तक रुक गया, कोई फ्लूइड 2 है यहाँ तक आके रुका, कोई फ्लूइड 3 है वहीं तक रुक गया, तो फ्लूइडिटी 2 की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी 1 की, फिर सबसे कम होगी 3 की, लाइक दैट। तो आशा करता हूँ आपको फ्लूइडिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या था एक बार देख लेते हैं। इन सॉलिड्स द डिफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर गिवन शियर स्ट्रेस। जो सॉलिड्स होते हैं उसमें डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है फॉर गिवन शियर स्ट्रेस। गिवन टाउ के लिए जो डिफॉर्मेशन होता है यानी फाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इट चेंजेस एज स्ट्रेसेस आर चेंज। जैसे टाउ की वैल्यू बढ़ाएंगे तब हमारा जो है फाई की वैल्यू बढ़ेगा। बट in fluids the deformation changes with time, so in fluids the rate of deformation is more important than deformation। मतलब टाइम के साथ जो फाई की वैल्यू है चेंज होती जाएगी, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मोर इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू डिफॉर्मेशन, मतलब फाई के कंपैरिजन में d5/dt ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज फ्लूइडिटी, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टी नॉन, ये मैंने नॉन लिख रखा है शॉर्ट में, नॉन एज विस्कोसिटी ऑलवेज, द प्रॉपर्टी नॉन एज विस्कोसिटी ऑलवेज ऑब्जर्व्ड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। जो विस्कोसिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो कब ऑब्जर्व होगी, जब फ्लूइड मोशन में रहेगा, तभी तो ये ऑब्जर्व होगी। जब पहला ऊपर वाला लेयर मोशन करना स्टार्ट करेगा तभी तो नीचे वाला लेयर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों एक दूसरे से स्टैटिक हैं तो नीचे वाले लेयर को फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है। ओके, अब जो मैं बोल रहा था
कि आपको कंप्रेसिव फोर्सेस यानी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए भी देख लेते हैं। टेंसाइल के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होते हैं सॉलिड्स पे अप्लाई होते हैं, और अगर वो रिजिड नहीं है तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, और रिजिड है तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बट फ्लूइड्स के लिए टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाने पे कोई इसकी वैल्यू नहीं है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई मतलब वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता है। फ्लूइड्स पे आप टेंसाइल लगाते रहो, पानी को पकड़ के दोनों तरफ से खींचते रहो, कुछ होगा नहीं होगा। नाउ जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाते हैं ऑन सॉलिड्स तो इसमें जो लेंथ है या फिर इसकी विड्थ है उसमें चेंज आता है। कब? जब रिजिड बॉडी नहीं हो। अगर रिजिड बॉडी हो तो जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इसमें जो इसकी लेंथ या फिर ब्रेड्थ है उसमें कोई चेंज नहीं आती है। नाउ जब फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स या फिर गैसेस के लिए देखें तो अगर हम किसी भी वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड को एक टैंक में फिल कर दें, अगर जो वो लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, मतलब गैस मान लो कि गैस प्लस लिक्विड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लूइड बोल रहा हूँ तो इसमें जो फ्लूइड है तो उस पे कंप्रेसिव फोर्स यानी कि प्रेशर अप्लाई करें ऊपर से एक पिस्टन के थ्रू। तो अगर वो जो फ्लूइड है कंप्रेसिबल है तो उसकी जो होगी वॉल्यूम में चेंज आएगी, यानी कि ऊपर से वो कुछ उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पे जो आपके पास आया था इलास्टिक कांस्टेंट 0, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस जिसको कि के से बोलते हैं तो यहाँ रोल में आएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होती है, सेम एज इट इज़ E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नाउ जो शियर स्ट्रेस है उसके लिए आपने देखा ही था, टाउ लगा रहे हैं ऊपर में, तो इसमें जो रिजिडिटी कांस्टेंट है G रोल में आ रहा था टू, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे थे टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो टाउ इज इक्वल टू G फाई। इसमें जो था इसमें म्यू आ रहा था विस्कोसिटी, जो कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी आ रहा था, और टाउ इज इक्वल टू म्यू डी फाई बाई डी टी, लाइक दैट। फ्लूइड्स के लिए आ रहा था जबकि फ्लूइड मोशन में थे तभी म्यू रोल प्ले में आ रहा था, क्योंकि शियर स्ट्रेस लगाएंगे ऊपर वाले सेक्शन पे तो इस मोशन में ऊपर वाला सेक्शन आएगा ही, फिर उसके चलते उसके नीचे वाले लेयर भी मोशन में आएंगे ड्यू टू विस्कोसिटी बिटवीन फ्लूइड्स। नाउ कुछ नोट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो सॉलिड्स कैन रेसिस्ट टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर लोड्स अंडर द रेस्ट कंडीशन। जो सॉलिड्स होते हैं उसमें शियर भी, कंप्रेसिव भी, टेंसाइल भी लोड्स में रेसिस्ट करता है सॉलिड्स, बट लिक्विड्स या फिर फ्लूइड्स हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंट टू टेंसाइल, मतलब टेंसाइल को रेसिस्ट ही नहीं करता, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंट होता है, बट दे कैन अपोज द कंप्रेसिव लोड्स इन रेस्ट। जब वो रेस्ट में होता है तो कंप्रेसिव लोड्स को अपोज करता है, जैसे कि आपने देखा था वो वाला एग्जांपल कि टैंक में कोई फ्लूइड भर के उस पर ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो एक तरह से कंप्रेसिव लोड ही है। नाउ बट फ्लूइड्स रेसिस्ट द शियर लोड अंडर द डायनेमिक कंडीशन। जब मोशन में होता है तभी शियर लोड को रेसिस्ट करता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। शियर लोड मोशन में करता है फ्लूइड, बट सॉलिड रेस्ट में ही कर लेता है, और टेंसाइल भी लोड रेसिस्ट करता है सॉलिड्स, बस जो लिक्विड्स होता है या फिर फ्लूइड्स होता है वहाँ पे नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है। नाउ एक कंसेप्ट है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, जो कि थर्मोडाइनेमिक्स में भी हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ डेंस गैसेस होती हैं, रेरिफाइड गैसेस होने पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे कि रेरिफाइड और डेंस गैसेस कैसे पता चलेगा, उसकी डेंसिटी से। तो डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी मास है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक वॉल्यूम की गैस है और ये एक रेगुलर फैशन में इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, जैसे मैंने पॉइंट लगा रखा है लाइक दैट। ओके, रेगुलर फैशन में अरेंज हैं तो इसकी डेंसिटी रो है। अब इसी फ्लूइड को हम क्या करें कि उस टैंक में कंप्रेस कर दें
और उसके बाद उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मोशन स्टार्ट कर दे तो इसमें क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स इधर उधर तितर बितर हो जाएगी, मतलब एक रेगुलर फैशन में नहीं होगी, और उसके बाद एक दूसरे के पास आ जाएगी। तो ये जो केस है इसमें एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, रेरिफाइड गैसेस हैं, और ये जो कंसेप्ट है इसमें डेंस गैस हो गया है, मतलब डेंस जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से के पास आ गए हैं, एक दूसरे में कोलिजन भी हो रहा है। तो अगर हम कर्व बनाते हैं बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम, तो जो कर्व हमारा आएगा तो कुछ टाइम तक, मतलब कुछ वॉल्यूम तक ये जो है जिग-जैग आएगा, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट वॉल्यूम है जहाँ पे कोलिजन स्टार्ट हो गया, तो जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका कोलिजन कम होते जाएगा। फिर एक ऐसा वॉल्यूम रीच हो जाएगा जहाँ पे जो इसकी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कोलिजन बंद हो जाएगा और एक तरीके से दूर दूर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे रेरिफाइड गैसेस का कंसेप्ट आ जाएगा, तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगेगा नहीं। तो जहाँ तक जो हमारा कर्व है जिगजैग आएगा ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो वहाँ तक जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वैलिड होगा। तो जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की वैलिडिटी है यहीं तक है इस कर्व में, वहीं मैंने यहाँ पे बता रखा है वैलिडिटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। उसके बाद जो कर्व आपका होगा स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा, बिकॉज इसमें कोलिजन नेग्लिजिबल हो जाएगा गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, और गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। तो जब रेरिफाइड गैसेस के लिए क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होगा। जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो उस केस को क्या बोलेंगे, रेरिफाइड गैसेस, ओके। अब एक कंडीशन और है आपके पास, मतलब एक आपके पास टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे यूज होगा लेमिनार फ्लो में, तो इसको पढ़ लेते हैं। नो स्लिप फेनोमेनन। नो स्लिप फेनोमेनन क्या होता है, जब किसी सॉलिड के ऊपर कोई लिक्विड फ्लो करता है तो जो सबसे पास वाला लिक्विड का लेयर होता है, तो सॉलिड की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ये भी अटेन कर लेता है। मतलब अगर किसी पाइप में फ़्लो हो रहा है जो लिक्विड है आपका, तो जो सॉलिड की तो वेलोसिटी है, सॉलिड तो रेस्ट में है, तो ये जो सबसे पास वाला लिक्विड लेयर होगा एकदम इसके पास वाला, तो वो क्या करेगा, इस सॉलिड की वेलोसिटी को अटेन कर लेगा, मतलब कि रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट लेयर भी बोलते हैं। नो स्लिप फेनोमेनन कहाँ पे अकर होता है, स्टैग्नेंट लेयर पे, जो कि आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले नो स्लिप कंडीशन पढ़ लेते हैं। व्हेन विस्कस फ्लूइड फ्लोज ओवर द सॉलिड सरफेस द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस, ठीक है। जो सरफेस होगा उसका वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसके पास में होता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, मैंने ये इज़ नोन एज शॉर्ट में लिख रखा है, आप समझ जाना, नो स्लिप फेनोमेनन, ठीक है। उस टाइप के फेनोमेनन को नो स्लिप फेनोमेनन कहते हैं। जैसे कि इट इज़ डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी नोन एज विस्कोसिटी एंड इट इज़ वैलिड फॉर कंटिन्यूम कंसेप्ट। जो ये हमारा सरफेस है, सॉलिड सरफेस, इसके पास वाले जो लिक्विड लेयर हैं या फिर जो फ्लूइड लेयर है वो क्या की है, इसके वेलोसिटी को अटेन कर ली है। अगर ये मोशन में है तो वही मोशन में रहेंगे, अगर ये रेस्ट में है सॉलिड सरफेस तो भी रेस्ट में रहेगा जो पास वाला लिक्विड लेयर है। तो अगर जो हमारा सॉलिड सरफेस है उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है सरफेस की, तो ये लिक्विड की वेलोसिटी भी या फिर फ्लूइड की वेलोसिटी भी वहाँ पे 0 होगी, और इसको बोलेंगे नो स्लिप कंडीशन, और इस लेयर को स्टैग्नेंट लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल होता है, बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत पास है, डेंसली हैं, और ये किसके वजह से हो रहा है, एडेशन की वजह से हो रहा है, कोहेशन की वजह से हो रहा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, नहीं, ये ना ही एडेशन की वजह से हो रहा है, ना ही कोहेशन की वजह से, ना ही इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, ये हो रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक दूसरे लेयर में है तो विस्कोसिटी के वजह से हो रहा है जो ये स्टैग्नेंट लेयर बन रहा है, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।